नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, डिजिटल एडिक्शन की क्लिनिकल न्यूरोसाइंस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि फ़ोन छोड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये स्मार्टफ़ोन्स असल में हमारे ब्रेन के मेसोलिम्बिक पाथवे को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं और उसे एक नया रूप दे देते हैं, एकदम किसी डिजिटल स्लॉट मशीन की तरह। देखिए, आजकल इंटरनेट पे एक नया वेलनेस ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है। इसे लोग डोपामीन डिटॉक्स कहते हैं। इसमें आइडिया ये है कि अपने ब्रेन को डोपामीन से बिल्कुल दूर रखा जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये साइंटिफिक रूप से पॉसिबल भी है? चलिए, इसकी सच्चाई में थोड़ा डीप उतरते हैं। पॉप कल्चर ने एक बहुत बड़ा मिथक बना दिया है कि डोपामिन कोई जहरीला प्लेजर केमिकल है जिससे हमें बचना चाहिए। पर अगर हम क्लिनिकल रियलिटी की बात करें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। डोपामिन एक बेहद ज़रूरी सर्वाइवल हार्मोन है। इसके बिना हमारा चलना, फिरना, ठीक से सोना या किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए मोटिवेशन आना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो इसे स्टार्व करना या रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम डोपामाइन डिटॉक्स के मिथक को ब्रेक करेंगे। फिर हम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट के अंदर झांकेंगे। उसके बाद टॉलरेंस और विड्रॉल के क्लिनिकल लक्षणों पर बात करेंगे। फिर समझेंगे कि टीनेजर्स का ब्रेन इसका सबसे बड़ा शिकार क्यों होता है। और आखिर में एविडेंस बेस्ड बिहेवियरल थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, डोपामाइन डिटॉक्स का मिथक, और आखिर मस्तिष्क के इस खास मैसेंजर की असली सच्चाई क्या है। अब ध्यान दीजिए, डोपामाइन हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बिना धरती का कोई भी जीव खाना खाने या समाज में लोगों से मिलने जुलने की कोशिश ही नहीं करेगा। यह हमारी मूवमेंट, हमारा परसेप्शन और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो सोच कर देखिए, एक ऐसे केमिकल का पूरी तरह से डिटॉक्स करना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है ना। हम डोपामाइन को नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रिवॉर्ड सर्किट के अंदर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये चमकती हुई स्क्रीन्स हमारे नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को बड़ी चालाकी से हैक कर रही हैं। हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सर्किट होता है जिसे हम क्लिनिकल भाषा में मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स खास तौर पर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्यूपमेंट्स वाले हिस्से को टारगेट करती हैं। और सबसे दिलचस्प या कहूं कि सबसे खतरनाक बात क्या है, सबसे ज्यादा डोपामाइन तब रिलीज नहीं होता जब हमें कोई लाइक या रिवॉर्ड मिलता है, बल्कि तब होता है जब हम उस रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे होते हैं, एकदम एंटीसिपेशन वाली स्टेट में। इस आदत की एनाटॉमी को बिल्कुल ध्यान से देखिए। होता क्या है, बोरियत, स्ट्रेस या अकेलापन, ये एक ट्रिगर का काम करता है, जिसका नतीजा होता है लगातार सोशल मीडिया पर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग। और इस सबसे मिलता क्या है? बस थोड़ी देर का भटकाव और वैलिडेशन। सच कहूं तो ये ऐप्स बिल्कुल एक डिजिटल स्लॉट मशीन की तरह डिज़ाइन की गई हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को लगातार स्क्रॉल करने की लत में बदल देती हैं। यहाँ जो साइकोलॉजी काम कर रही है उसे वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे वो पुल टू रिफ्रेश वाला फीचर होता है ना, वो असल में कोई नया टेक इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक पुराना गैम्बलिंग मैकेनिक है। अगली बार रिफ्रेश करने पर क्या नया दिखेगा? किसी ने फोटो लाइक की क्या? ये जो अनिश्चितता है, यही हमारे ब्रेन के अटेंशन सिस्टम को हमेशा कुछ नया ढूंढने की भयंकर लत में फंसा कर रखती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टॉलरेंस और विड्रॉल। चलिए इन डिजिटल एडिक्शंस के क्लिनिकल लक्षणों को ठीक से समझते हैं। इसे प्रॉब्लमैटिक सोशल मीडिया यूज या शॉर्ट में PSMU कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है जिसे हम हल्के में ले लें। ये एक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें एडिक्शन वाले सारे कोर लक्षण होते हैं, जैसे बिल्कुल कंट्रोल खो देना या मूड का अचानक से बदलना। और हाँ, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को मापने लायक हद तक बदल देते हैं। तो सबसे अहम बात यह होती है कि जब ब्रेन लगातार इन डिवाइसेस की वजह से ओवर स्टिम्युलेट होता रहता है, तो वो बचाव के लिए अपने डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देता है। इसे ही टॉलरेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वही पुरानी खुशी और संतुष्टि पाने के लिए और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो असल ज़िंदगी के नेचुरल रिवॉर्ड्स हैं, उनकी वैल्यू हमारे ब्रेन के लिए एकदम कम हो जाती है। और जहां टॉलरेंस होता है, वहां विड्रॉल भी जरूर आता है। अगर अचानक से फोन छीन लिया जाए या इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होता है? एंग्जाइटी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है।
इन प्लेटफॉर्म से दूर न रह पाने की वजह से हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं और किसी एक काम पर फोकस करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस पीयर रिव्यू डेटा पर नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, खराब मूड और डिप्रेशन के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ये कोरिलेशन कोई हवाई बातें नहीं है, ये साइंटिफिक एविडेंस है जो साबित करता है कि PSMU सीधे तौर पर हमारे नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, संवेदनशील किशोर मस्तिष्क। आखिर क्यों टीनेजर्स बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं? टीनेजर्स के ब्रेन में दो अलग अलग सिस्टम्स का आपस में टकराव चल रहा होता है। एक तरफ उनका लिम्बिक सिस्टम है जो हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है और हमेशा सोशल वैलिडेशन के लिए तरसता है। दूसरी तरफ उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसका काम ऐसी इंपल्सेस को कंट्रोल करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हिस्सा अभी तक पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ होता है। यही वो बायोलॉजिकल कारण है जिसके चलते टीनेजर्स इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के आगे बहुत आसानी से कमजोर पड़ जाते हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटॉक्स के बजाय बिहेवियरल थेरेपी। चलिए देखते हैं कि ब्रेन के डोपामाइन रिस्पॉन्स को वापस नॉर्मल करने के लिए हमारे पास क्या एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल सॉल्यूशंस हैं। सिर्फ फोन बंद करके बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर सुजैन एल्बर्स के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर आधारित ये 5 स्टेप्स बहुत काम के हैं। सबसे पहले उस आदत को पहचानिए जिसे बदलना है। फिर खुद पर एक एक्सपेरिमेंट सेट कीजिए और इस बुरी आदत को किसी और हेल्दी ऑफलाइन एक्टिविटी से रिप्लेस कीजिए। अपने ट्रिगर्स को नोट कीजिए कि कब फोन उठाने का मन करता है। हमारा आखिरी मकसद बिल्कुल क्लियर है, इस फास्ट डोपामाइन जंक फूड को अपनी जिंदगी से हटाना और उसकी जगह स्लो और एफर्ट बेस्ड डोपामाइन रिवॉर्ड्स को वापस लाना। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले इस बहुत ही गहरी और सच्चाई बयां करती लाइन को सुनिए। हमारा स्मार्टफोन असल में हमारी जेब में रखा एक एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड है जिसके लिए हम खुद पैसे देते हैं। सोच कर देखिए, ये क्लियर करता है कि कैसे आज की बड़ी टेक कंपनियां ह्यूमन न्यूरोबायोलॉजी का फायदा सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े मुनाफा कमाने वाले बिजनेस मॉडल के लिए कर रही हैं। तो आखिर में मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से नेचुरल रिवॉर्ड्स और सच्चे रिश्ते हैं जिनकी जगह अब धीरे धीरे इन स्क्रीन्स ने ले ली है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा अवेयरनेस से ही होती है। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। अपने सपनों को सच बनाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें